नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था मिट्टियों के बारे में कि भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं और उन 8 प्रकार की मिट्टियों में से मैंने इंडिया के मैप पर लोकेशन के हिसाब से दिखाया था कि अगर मैप में आप देखेंगे तो जैसे राजस्थान में कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, इन सब क्षेत्रों को आप देख करके ही पहचान जाएंगे। तो एक मिट्टी के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था, जलोढ़ मिट्टी के बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में। अब हम लोग आगे दूसरी मिट्टी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी है रेड सॉइल। और देखिए, लाल मिट्टी के बारे में मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं आप उसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए, मैंने बताया था कि भारत में जो मिट्टियां हैं, जो भी मिट्टी है भारत में, उसमें कौन सी चीज की कमी पाई जाती है। तो याद रखेंगे, कमी होती है एनपीके, लैकनेस ऑफ एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत जीवांश पाया जाता है, जीवों का अंश पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पाया जाता है, थोड़ा बहुत पाया जाता है। और उसके बाद इस मिट्टी का जो निर्माण है, जो लाल मिट्टी का निर्माण है, ये होता कैसे है, लाल मिट्टी कैसे बनती है। तो देखिए दोस्तों, लाल मिट्टी बनने का कारण है, इस लाल मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, तो क्रमिक जलवायु परिवर्तन। मतलब कहने का है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है या वेदर चेंज हो रहा है, मौसम, तो मौसम या जलवायु परिवर्तन अगर क्रमिक रूप से हो रहा है तो किस मिट्टी का निर्माण होगा, लाल मिट्टी का। तो इसे याद रखेंगे, इसका निर्माण होता है क्रमिक जलवायु तथा मौसम परिवर्तन के कारण, अल्टरनेट वेदर और क्लाइमेट चेंजिंग के वजह से होता है। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो क्रमिक जलवायु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन के चलते होता है। अब देखिए, मैंने दिखाया था आप लोगों को कि ये जो मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, मतलब कौन से क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। तो देखिए, यहां से लेकर मैंने दिखाया था कि इस एरिया से लेकर इस पूरे एरिया तक, यहां तक यह मिट्टी पाई जाती है, यहां से लेकर यहां तक। मतलब ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश से लेकर के एमपी से लेकर तमिलनाडु तक, मतलब एमपी से मध्य प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक ये मिट्टी पाई जाती है। इसे याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश भी कभी कभी देता है, तो आंध्र प्रदेश तो बीच में ही आ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में भी कौन सी मिट्टी होगी, लाल मिट्टी ही होगी। तो इसका जो विस्तार है, इस मिट्टी का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश से लेकर कहां तक, तमिलनाडु तक, तमिलनाडु। अब देखिए, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कौन कौन से मतलब तत्वों की अधिकता होती है। तो देखिए, एक बात कि एनपीके की कमी होती है, एनपीके की कमी होती है, पोटास भी इसमें नहीं पाया जाता है, ह्यूमस थोड़ा बहुत पाया जाता है इस मिट्टी में, और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है इस मिट्टी में। मिट्टी में आयरन की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल है। इसका रंग कैसा है, लाल होता है। मतलब कहने का यह है कि आपको आयरन देगा तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में, एग्जाम में ऑप्शन में आयरन ऑक्साइड जरूर दिया रहेगा, आयरन ऑक्साइड। मतलब लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण है।
बात समझ गए? आगे देखते हैं। अब क्या है कि पूछा जाता है कि ये कभी कभी मिट्टी पीले कलर की दिखाई देती है। देखिए, अगर बहुत अधिक दिन तक ये जल में रह जाए, मतलब जलयोजित रूप में, इन वाटर, जलयोजित रूप में यह मिट्टी पीले कलर की दिखती है, पीले रंग की दिखती है, तो इसलिए मतलब अगर ज्यादा दिन तक ये मिट्टी पानी में रह जाए तो ये पीले कलर की दिखने लगती है, इसलिए इसे लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब इसे रेड येलो सॉइल भी कहा जाता है, इसे याद रखना है। मतलब ये बहुत अधिक दिन तक पानी में रह जाए तो जलयोजित रूप में यह कैसा दिखने लगती है, तो ये पीले कलर की दिखने लगती है, इसलिए इसे रेड येलो सॉइल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये उपयुक्त है किसके लिए, ये किसके लिए उपयुक्त है, मतलब एबल है किस चीज के प्रोडक्शन के लिए, कौन सा चीज इस मिट्टी में उगाया जाता है। तो देखिए, इस मिट्टी में जो उगाया जाता है वो होता है मोटे अनाज। मिलेट्स के बारे में याद रखेंगे, मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा, जो भी मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज के उत्पादन के लिए ये मिट्टी उपजाऊ होती है। बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ये समझिए कि एक बंजर प्रकार की मिट्टी है, अच्छे से फसल इसमें नहीं उगाए जाते हैं, मोटे अनाज की खेती इसमें की जाती है। तो मध्य प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक ये मिट्टी पाई जाती है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मिट्टी देखते हैं। तीसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी है, इसे बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, देखिए जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए ज्वालामुखीय चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मतलब कहने का ये कि वोल्केनिक इरप्शन अगर होता है, जब ज्वालामुखी फटने, मतलब धरती के अंदर से मैग्मा निकलता है तो धरती पर फैल जाता है, और फैलने के बाद बहुत दिनों के बाद, मतलब कहने का है कि जैसे ज्वालामुखी पर्वत बना, ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ पर ये पर्वत बन गया, और हजारों लाखों साल के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, जिसे सिंडर कहा जाता है। और ये सिंडर और भी छोटे छोटे मिट्टी का रूप ले लेते हैं। मतलब कहने का ये कि एक काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण ऐसे ही होता है, ज्वालामुखी चट्टान फटेगा, उसमें उसी से काली मिट्टी बनती है। और इस मिट्टी में कौन सा चीज अधिक मात्रा में होता है, इस मिट्टी में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे लोहा, लोहा, चूना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मतलब ये जो आप तत्व देख रहे हैं, ये याद रखेंगे कि ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, ये काली मिट्टी में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि काली मिट्टी में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये है लोहा, चूना, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, ये ज्यादा मात्रा में होता है। अच्छा, उसके बाद इस मिट्टी को, काली मिट्टी को एक और नाम दिया जाता है, इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम है रेगूर मिट्टी, रेगूर सॉइल, याद रखेंगे। इस मिट्टी का नाम क्या है, रेगूर सॉइल, रेगूर मिट्टी नाम है। तो अन्य नाम इसका क्या है, रेगूर मिट्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो ये जो उपयुक्त होती है, ये मिट्टी, ये जो उपयुक्त होती है, ये कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। कपास मतलब कॉटन, कॉटन के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है।
इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कपास के उत्पादन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, उपयुक्त है किसके लिए? कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब इस मिट्टी में भी एनपीके की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का मतलब ये अगर साउथ इंडिया में इस मिट्टी को देखेंगे, साउथ इंडिया में मतलब दक्षिण भारत में, तो ये लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दक्षिण भारत में अगर आप चले जाएंगे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तरफ, तो ये मिट्टी जो है ये फैली हुई है कितना? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। और 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली है, तो इसमें सबसे ज्यादा किस राज्य में फैली है? तो सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार है, ये है आपका कहां? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहां पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कपास का सर्वाधिक कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? गुजरात में। ये दोनों बात याद रखिएगा कि मिट्टी तो सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लेकिन कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो ये होता है गुजरात में। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मिट्टी ऐसी होती है काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी में एक और गुण पाया जाता है कि ये मिट्टी ऐसी होती है कि इसे दूर से आप देखेंगे, जैसे पानी एक तो कम सूखता है। ये काली मिट्टी पानी बहुत कम सूखती है, मतलब पानी को बचा के रखती है। और उसके बाद इसे अगर आप दूर से देखेंगे तो ये दरारें फटी होती है, इसमें बहुत सारी दरारें, इस तरीके से दरारें इसमें फट जाती है। दूर से अगर आप देखेंगे तो दरारें इसमें दिखाई देगी। तो जो लंबी लंबी रिफ्ट दिखाई देती है, लगता है कि खेत अपने से जुता हुआ है। तो कहने का मतलब कि इसे स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। इसे याद रखना है। ये आपको लगेगा कि यह स्वतः जुता हुआ है, इसीलिए यह स्वतः जुताई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली मिट्टी के नाम देखिए, चौथी मिट्टी जो है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट देखिए, लेटेराइट मिट्टी का मुख्य गुण क्या है? लेटेराइट मिट्टी का मुख्य गुण क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखिए ये बनती कैसे, इसका निर्माण जो होता है ये कैसे होता है निर्माण? तो ये उस क्षेत्रों में पैदा होती है जिस क्षेत्र में तापमान और वर्षा अधिक मात्रा में होती है। मतलब इसका निर्माण जो होता है वो अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसका निर्माण अधिक मतलब हायर टेम्परेचर और हायर रेनफॉल एरिया में होता है, जहां पर सबसे ज्यादा तापमान हो और वहां पे वर्षा भी ज्यादा होती है। जैसे मैंने बताया था कि देखिए, आप ये इंडिया है देख लेंगे, तो इस एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? साउथ एरिया में, यहाँ पर। तो जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो इस एरिया में लेटराइट मिट्टी मैंने बताया था कि आपकी लेटराइट मिट्टी है, तो इन्हीं क्षेत्रों में है, इसे याद रखना है। अच्छा, ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है कर्नाटक से कहां तक? कर्नाटक से केरल तक पाई जाती है। ज्यादातर केरल ही याद रखेंगे आप। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक से लेकर के केरल में पाई जाती है और ये उपयुक्त होती है, एबल होती है किस चीज के उत्पादन के लिए? उपयुक्त किसके लिए होती है? तो ये चाय एवं कॉफी के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण से याद रखना है।
कि कर्नाटक से केरल तक ये इसका विस्तार है और उपयुक्त होती है चाय और कॉफी के लिए। मतलब ये पहाड़ी ढलानों पर, देखिए पहाड़ों के टूटने से ये बनती कैसे कि जब पहाड़ बारिश ज्यादा होगा और तापमान बहुत ज्यादा होगा तो पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो धीरे धीरे छोड़ने लगता है, उसका क्षय होने लगता है। तो उसका क्षय होने से क्या होता है कि ये धीरे धीरे पहाड़ी ढलानों पे जम जाता है और जमने के बाद उस पहाड़ी ढलानों पे ही चाय और कॉफी की खेती की जाती है। इस मिट्टी में भी अधिकता, मतलब अधिकता किस चीज की होती है, तो लोहा, चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसकी अधिकता होती है। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतना बात आप याद रखिए, लेटराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। कर्नाटक से केरल तक इसका विस्तार है, उपयुक्त है चाय एवं कॉफी के लिए और अधिकता लोहा, चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम। बात समझ गए? अब देखिए मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी पढ़ लेते हैं तो इतना काफी है, वनडे एग्जाम के लिए इतना काफी है, इतना पूछा जाता है। अब 4 मिट्टियां हो गई और कुछ बात मैं बता दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसे नोट कर लीजिएगा। देखिए एक होती है अम्लीय मिट्टी, एक होती है अम्लीय मिट्टी, एसिडिक सॉइल बोलते हैं, एसिडिक सॉइल, अम्लीय मिट्टी। तो जो अम्ल मिट्टी होती है तो पूछा जाता है कि अम्ल मिट्टी को क्षार मिट्टी में बदलने के लिए, अम्ल मिट्टी को क्षार मिट्टी में बदलने के लिए, देखिए कहने का मतलब ये है कि मिट्टी का भी तो तबीयत खराब होता होगा, जैसे मिट्टी में हरास होना, मिट्टी के प्रोडक्शन में कमी आ जाना। मिट्टी हमारा जो शरीर का न्यूट्रल होता है एसिडिक और क्षार के बीच का, वो 7 होता है। मिट्टी में भी ऐसे ही होता है। मान लो कि ये मिट्टी के लिए एक बनाया गया कि इस पर मिट्टी का जो परास है वो इतना रहेगा, तो मिट्टी जो है वो क्या रहेगी, वो मतलब बढ़िया से फर्टाइल रहेगी, मतलब प्रोडक्शन अच्छा करेगी। लेकिन अगर इससे कम हुआ तो वो हो जाएगी अम्ल, मतलब मिट्टी अम्ल हो जाएगी, और इससे अगर ज्यादा हुआ तो मिट्टी हो जाएगी क्षार। तो कहने का मतलब कि जब मिट्टी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बिगड़ने लगता है तो इसका मतलब या तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, नहीं तो क्षारीय हो जाती है। तो वही कभी कभी पूछा जाता है कि मान लो कि इसी को चेक करने के लिए राजस्थान में पहली बार 2014 में सॉइल हेल्थ कार्ड, याद रखेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। सॉइल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। इसी के चलते, ताकि मिट्टी के हेल्थ के बारे में भी पता किया जा सके कि अम्लीय है कि क्षारीय है। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, अम्ल मिट्टी को क्षार मिट्टी में बदलने के लिए अम्ल मिट्टी को क्षार मिट्टी में बदलने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, जो एसिडिक में मतलब मिट्टी है उसको बेसिक में बदलने के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो आप चूना का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, लाइम का प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करेंगे, लाइम, या इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। उसके बाद अगर मिट्टी क्षारीय है, क्षार मिट्टी को अम्ल मिट्टी में बदलने के लिए, क्षार मिट्टी को अम्ल मिट्टी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्षार मिट्टी को अम्ल मिट्टी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें प्रयोग करते हैं किसका, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसे जिप्सम कहा जाता है, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम, इसे कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है।
तो इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल मिट्टी को क्षार मिट्टी में बदलने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं, क्षार मिट्टी को अम्ल मिट्टी में बदलने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो यहां तक आप पढ़ लेंगे, यहां तक पढ़ते हैं तो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपसे, एक दो प्रश्न यहां से पूछा जाता है मिट्टी से, तो एक दो प्रश्न के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े भी आप लगा लेंगे आंसर। तो ठीक है, यहां तक था हमारा मिट्टी हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूं क्या पढ़ना है हम लोग को। देखिए अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। हम लोग को यही पढ़ना है अक्षांश देशांतर और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, कि ये क्या होता है। मतलब कि पूरी दुनिया में कितने टाइम जोन है, तो 24 टाइम जोन है, और टाइम जोन को किस पर निर्धारित किया गया है। अक्षांश क्या है, तापमान किस पे निर्धारित किया जाता है, मतलब कहने का है कि ये उष्णकटिबंधीय है, ये उपोष्णकटिबंधीय है, किस चीज पे निर्भर करता है। हम उस देश का टाइम इतना रहेगा, इस देश का टाइम इतना रहेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया का जो टाइम है उसको एडजस्ट कैसे किया गया है, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। गर्मी वाला क्षेत्र, ठंडे वाला क्षेत्र, तो सब कुछ आप यहीं से समझ सकते हैं। तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बड़ा क्लास होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मिट्टी यहाँ पे समाप्त कर दिया। अब यहाँ से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसे आराम से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।